शेखर एक साइंटिस्ट था जो अक्सर अपने लैब में कोई ना कोई आविष्कार करता रहता था। वो अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि हफ्तों हफ्तों तक घर वापस नहीं आ पाता था। एक दिन जब वो 2 हफ्तों के बाद घर वापस लौटता है, हे भगवान, ये कौन बहरूपिया मेरे घर में घुस आया है? अरे जी देखिए तो। अरे अरे माँ, घबराओ नहीं, ये मैं हूँ, तुम्हारा बेटा शेखर। अरे शेखर तू? अरे हाँ, तू तो शेखर ही है। ये कैसी हालत बना ली है तूने? पूरे चेहरे पर तो बालों की खेती हो आई है और इतने गंदे कपड़े। कितने दिनों से नहीं नहाया है तू? क्या करूँ माँ, मुझे काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। आजकल एक प्रोजेक्ट के काम में बहुत ज्यादा बिजी हूँ। इसीलिए तो कहती हूँ तू शादी कर ले। तेरे जीवन में एक लड़की की कमी है, बस वही आएगी तो ही तेरा सारा रूटीन बदल कर रखेगी। क्या माँ, तू भी ना, अभी तो मैं घर ही आया हूँ और तू लड़की की बात लेकर बैठ गई। शेखर अपने कमरे में फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होकर जब पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खा ही रहा होता है, तभी ममता की एक सहेली घर पर आती है। ओह माय गॉड, शेखर कहाँ रहते हो आजकल तुम? कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर तो नहीं है? तुम ही समझाओ श्वेता इसे, ये मेरी सुनता ही कहाँ है। अपने काम से इसे फुर्सत मिले तभी तो ये किसी लड़की के बारे में सोचेगा। ममता ठीक कह रही है बेटा, और देर करने का फायदा नहीं। तेरे उम्र के सारे लड़कों की शादी हो गई है, तू भी जल्दी से कोई अच्छी लड़की देख ले। बेचारी ममता तो दिन भर अपनी बहू के सपने देखती है। ओके ओके ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं इस बार माँ के लिए बहू ले ही आऊंगा। शेखर मन ही मन सोचता है, माँ को कह तो दिया कि ले आऊंगा, पर कहाँ से लाऊं मैं बहू? मुझे तो शादी में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, और एक माँ है कि मानती ही नहीं। तभी शेखर से मिलने उसका बेस्ट फ्रेंड करण आता है। शेखर सारी बातें करण को बताता है। इतनी छोटी सी बात, तुम तो एक साइंटिस्ट हो शेखर, तुम्हें किस चीज की टेंशन? अपनी माँ को एक रोबोट बहू ला कर दे दो। करण की बात सुनकर शेखर को बहुत राहत महसूस होती है। वो बहुत खुश हो जाता है और अपनी माँ से जाकर कहता है, तैयारी शुरू कर दे माँ, 1 महीने के अंदर ही मैं तेरे लिए बहू घर लेकर आ रहा हूँ। ये कहकर शेखर अपने लैब में चला जाता है और रोबोट बनाने की तैयारी करने लगता है। 20 दिन की कड़ी मेहनत के बाद रोबोट पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। वाह, हो गई मेरी माँ की बहू तैयार। अब बस इसमें इंसानी फीचर्स का डेटा अपडेट कर देता हूँ, पर इसका चेहरा कैसा बनाऊं? हर लड़का चाहता है कि उसकी बीवी बिल्कुल उसकी माँ की तरह हो। तुम क्यों ना ममता आंटी जैसी अपनी यंग एज में लगती थी, वैसे ही मिलती जुलती शक्ल इस रोबोट की बना दो। अरे वाह यार करण, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है यार। क्या मस्त आइडिया दिया तूने। आज से रोबोट का नाम पिंकी। रोबोट को पूरी तरह तैयार और चार्ज करके शेखर अपने घर पर पहुंच जाता है, जहां उसकी माँ पहले से ही बहू के आने की तैयारी में लगी हुई थी। उसने अपनी किटी पार्टी की सारी सहेलियों को भी घर पर बुला लिया था। ले माँ, तेरी बहू को ले ही आया। ओह गॉड, ममता, इसकी शक्ल तो बिल्कुल तुझसे मिलती है। लगता है कॉलेज के दिनों वाली ममता को देख रही हूँ। मैंने तो सुना था कि हर लड़का अपनी माँ जैसी ही पत्नी चाहता है, पर मेरा बेटा तो सच में मुझ जैसी ही पत्नी ले आया। आओ बेटी, अंदर आओ। नहीं मम्मी जी, पहले मैं आपके पैर छूऊंगी। क्या संस्कार है बच्ची के, वाह वाह, मेरे तो भाग्य खुल गए। हाँ हाँ बेटी, छू ले, आजा, इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। पिंकी और शेखर घर में आ जाते हैं और सभी लोगों के साथ लिविंग रूम में सोफे पर बैठ जाते हैं। हम तो तुम्हारे बारे में कुछ जानते ही नहीं पिंकी, जरा बताओ तुम और शेखर कब मिले? लैब में 1 महीने पहले। बस 1 महीने पहले? हाँ हाँ, बस 1 महीने पहले। 1 महीने पहले मेरी लैब और मेरी लाइफ में पिंकी एज अ जूनियर रिसर्चर आई है। अच्छा बेटा, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मैं खाना नहीं खाती, चार्ज होती हूँ। 1000 वॉट की बिजली सुबह और 1000 वॉट की बिजली शाम को। शेखर, ये पिंकी क्या कह रही है? सिर्फ शक्ल से ही नहीं माँ,
व्यवहार से भी तुम्हारी बहू बिल्कुल तुम पर गई है। बड़ी मजाकिया है पिंकी। अरे बहू, अपने हाथ की पहली रसोई नहीं खिलाओगी? हम तो कब से इंतजार में बैठे हैं। पिंकी किचन में चली जाती है। ये गैस कैसे ऑन होता है? ये फीचर तो मुझ में है ही नहीं। पिंकी एक हाथ से सिलेंडर को उठाकर हॉल में सबके सामने चली जाती है और कहती है, मम्मी जी, गैस ऑन कैसे होती है? हे भगवान, इतना भारी सिलेंडर बहू तूने एक हाथ में कैसे उठा लिया? अरे आंटी जी, पिंकी पहले एमएमए में फाइटर थी ना। शेखर करण के कान में फुसफुसा कर कहता है। खाना बनाने का प्रोग्राम तो मैं पिंकी में डालना ही भूल गया था। अरे माँ, वो पिंकी विदेश में पढ़ी लिखी है ना। विदेश में हमारे जैसे गैस चूल्हे थोड़ी ना होते हैं। चलो चलो पिंकी, किचन में चलो, मैं तुम्हें अभी गैस ऑन करना सिखा देता हूँ। किचन में जाकर शेखर खाना बनाने की प्रोग्राम चिप पिंकी में इंसर्ट कर देता है और तभी उसकी लैब से एक अर्जेंट फोन आता है और उसे जाना पड़ता है। मैं काम से लैब जा रहा हूँ, तुम सबको अच्छी तरह से खाना खिला देना। और हाँ, याद रखना, माँ को बड़ी बड़ी कचौड़ियाँ पसंद है, उन्हें खाना खिलाने के बाद दवाई देकर सुला देना। ये कहकर शेखर चला जाता है। किचन से पिंकी डाइनिंग टेबल जितनी बड़ी एक कचौड़ी लेकर सबके सामने पहुंचती है। लीजिए माँ जी, मैं आपके लिए बड़ी कचौड़ी लेकर आई हूँ। हे भगवान, इतनी बड़ी कचौड़ी तूने बनाई कैसे? अरे आंटी जी, हमारी भाभी तो सर्वगुण संपन्न है, विदेश में शायद बनाती होंगी इतनी बड़ी कचौड़ी। अच्छी बात है ना, वहाँ के तौर तरीके भी सीख पाएंगे अब हम। पिंकी के बर्ताव से ममता के सारे दोस्त अचंभे में पड़ जाते हैं। खाना खाकर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। चलिए माँ जी, दवाई खा लीजिए। जैसे ही ममता दवाई खाती है, पिंकी ममता को गोद में उठाकर बच्चे की तरह सुलाने लग जाती है। हे भगवान, तू तो सही में एमएमए की फाइटर निकली। मुझे गोदी से नीचे उतार, मैं खुद से सो जाऊंगी। ममता, आज तक तू बच्चों को सुलाती थी, आज तेरी बहू तुझे सुला रही है। बहुत अनोखी बहू मिली है हमें। चलो, मैं दुकान के लिए निकलता हूँ, आजकल ग्राहकी भी बहुत कम हो गई है। चलिए पापा जी, मैं आपके साथ दुकान चलती हूँ, मम्मी जी को तो मैंने सुला ही दिया है। पिंकी सुरेश के साथ दुकान चली जाती है और सारे खड़े मसालों को पैकेट में भर देती है और दुकान को अच्छी तरह साफ कर देती है। इतनी जल्दी इतना सारा काम होता देखकर सुरेश हक्का बक्का रह जाता है। इसके बाद पिंकी दुकान के बाहर खड़ी होकर आवाज लगाती है, सबसे साफ सबसे शुद्ध मसाले आइए हमारी दुकान में पाइए, ले जाइए मसाले। हे भगवान, ये बहू क्या कर रही है? पिंकी की आवाज सुनकर आसपास के लोग दुकान पर आते हैं और दुकान के मसाले खरीदते हैं। सुरेश पिंकी से बहुत खुश होता है। इसके बाद वो घर वापस आ जाती है और घर के सारे काम पूरे कर देती है। तभी ममता उठकर कमरे से बाहर आती है। अरे, मेरे सोते सोते तूने इतने सारे काम कर भी दिए। धीरे धीरे पिंकी सबके साथ घुल मिल जाती है और सबका मन लगा देती है। सुरेश की ग्राहकी बढ़ाने में मदद करती है और घर के काम भी करती है। पिंकी के भोलेपन के कारण आसपास के लोग भी उसे बहुत प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन जब पूरा परिवार पिकनिक के लिए जा रहा था, रास्ते में शेखर की गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। आप लोग घबराइए मत, मैं 2 मिनट में टायर बदल कर आती हूँ। हाय रे, मेरी प्यारी पिंकी को किसी की नजर ना लगे। पिंकी के गाड़ी से उतरने के पहले ही गाड़ी के शीशों पर कोई अंडे फेंकना शुरू कर देता है, जिसके कारण किसी को बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं देता और अचानक ही गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। एक डाकू उनकी गाड़ी का दरवाजा खोलता है। बाहर निकलो, जिसके पास जो जो सामान है मेरे सामने रखो, वरना तुम लोगों की खोपड़ी खोल दूंगा। नहीं नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें जाने दो। अगर चाहिए तो ये गाड़ी रख लो। ये गले का हार, कान की बाली, चूड़ियां, सारी चीजें उतार और अपने बैंक की डिटेल बता, चल। ये कहकर डाकू ममता को एक थप्पड़ मारता है और ममता जमीन पर गिर जाती है।
मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरी माँ पर हाथ कैसे उठाया? दो डाकू शेखर को दोनों तरफ से पकड़ लेते हैं और उसके सिर पर बंदूक तान देते हैं। पिंकी, पिंकी हमें बचाओ, ये मेरा कमांड है। पिंकी हवा की तरह गोल गोल घूमती है और सारे डाकुओं से बंदूक छीन लेती है और उन्हें बांध देती है। शेखर तब तक पुलिस वालों को फोन कर देता है। तभी पीछे से एक डाकू एक हथौड़ा लेकर पिंकी के कंधे पर मारता है। पिंकी का हाथ अलग होकर जमीन पर गिर पड़ता है और उसके सिस्टम का एक वायर लूज हो जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। कमांड पूरा नहीं हो पाया, सॉरी सर, आई नीड रिपेयरमेंट। फौरन पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंचती है और गुंडों को पकड़कर ले जाती है। इस हादसे के कारण पिंकी की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। सब वापस घर आ जाते हैं। अब सच्चाई आप लोगों के सामने आ ही चुकी है तो ये नाटक करने का और फायदा नहीं। मैं पिंकी को हमेशा हमेशा के लिए डिसमेंटल कर देता हूं। भले ही वो बच्ची एक रोबोट थी, पर कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। वो नहीं रहेगी तो घर सूना हो जाएगा, पर सच्चाई जानने के बाद शायद अब उसका इस्तेमाल करना भी गलत होगा। शेखर पिंकी को डिसमेंटल कर देता है और सब कुछ पहले की तरह हो जाता है।